नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एचएस टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में सभी मुख्य बिंदुओं को व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। चलो बिना देरी किए हमारे आज का टॉपिक वर्ण विचार को शुरू करते हैं। देखिए कि वर्ण की परिभाषा, सबसे पहले बात करते हम कि वर्ण की जो परिभाषा है वो क्या है। तो साथियों, वर्ण की परिभाषा है कि भाषा के अंतर्गत जो सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वह ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया है और जिसके बाद उसका कोई भी आगे विभाजन नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की जो छोटी से छोटी ध्वनि है उसे ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। जैसे क, जो ख, च, छ, ए, ई, उ, री, इस प्रकार से, यानी क के जो हलंत लगा हुआ है, अब इसके बाद इसका जो विभाजन असंभव है, अंतिम यही है, क हलंत लग रहा है। देखिए, वर्ण के मुख्यतः दो भेद स्वीकार किए गए हैं, एक तो स्वर वर्ण है और एक व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण की बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में आकर बिना किसी संघर्ष या बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, तो स्वर ध्वनि कहलाती है। अब साथियों, बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 11 स्वर ध्वनियाँ शामिल हैं, जो हमारे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये कुल कितने हैं? 11। ये क्या है? हमारे स्वर हैं। अब इनका भी वर्गीकरण किया गया है। किस प्रकार किया गया है देखते हैं। जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 5 आधारों पर किया गया है। 5 आधार कौन कौन से हैं? एक तो है उच्चारण के आधार पर, एक मात्रा काल के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, जिह्वा के जो उत्थापित भाग के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। साथियों, ये 5 प्रकार हैं किसके? स्वरों के वर्गीकरण के। जो स्वर के उच्चारण पर स्वर भेद हैं, जो पहला प्रकार है हमारा स्वर का, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, एक तो अनुनासिक, एक अनुनुनासिक। अब बात करते हैं अनुनासिक की। अब अनुनासिक का मतलब होता है साथियों कि यानी जो किसी स्वर को उच्चरित करने पर जब श्वास वायु एवं नासिका के बाहर से निकलती है तो वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। अब अनुनासिक स्वर को दर्शाने के साथ ही उस पर जो चंद्र बिंदु होता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। अब अनुनासिक स्वर है, अब इसमें सभी में क्या लगा हुआ है? जो चंद्र बिंदु लगा। आगे देखते हैं अनुनासिक, जो मूल रूप से बिना चंद्र बिंदु के लिखे हुए सभी स्वर कैसे होते हैं? अनुनासिक। जैसे ए, आ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ। जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हो वो कहलाएगा अनुनासिक स्वर, और जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हो वो अनुनासिक स्वर कहलाएगा। अब बात करते हैं मात्रा काल के आधार पर दूसरा जो प्रकार है, यानी मात्रा काल के आधार पर स्वर भेद हैं कि स्वर का जो उच्चारण करने पर लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और इस आधार पर स्वर के निम्नलिखित 3 भेद स्वीकार किए गए हैं, एक तो ह्रस्व स्वर हो जाएगा, एक दीर्घ और एक प्लोत। अब ह्रस्व स्वर की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 4 स्वर होते हैं। अब इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर होता है इसको हमें मूल स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और यह एक मात्रिक ऐसा स्वर है और मूल स्वर भी कहा जाता है, जो होता है ए, ई, उ, री। 4 हो गए, ए, ई, उ, री। इस प्रकार से 4 हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य से दुगना समय लगे उसे क्या कहते हैं? यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। इस यानी द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। किसको? दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक। ए, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार ये क्या है? 7 स्वर हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। 4 तो ह्रस्व और 7 दीर्घ। प्लोत स्वर की बात करें, अब जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य से तिगुना समय लगे, यानी दुगुना लगे तो दीर्घ स्वर और तिगुना लगे तो प्लुत स्वर हो जाएगा, प्लुत स्वर कहलाते हैं। और त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, यानी इसको ओम से दर्शाया जाता है। अब जैसे लिखते हैं हम ओम, तो ये प्लुत स्वर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर है स्वर भेद। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों को जो 2 भेद स्वीकार किए।
वृत्तामुखी की बात करें तो जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओठों का आकार गोल हो जाता है वे वृत्तामुखी या वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। वृत्तामुखी स्वरों की संख्या 4 मानी गई है। वो होती है ऊ, ओ, औ। ये 4 हैं जो वृत्तामुखी है, यानी इन स्वरों का उच्चारण करने पर ओठों का आकार गोल हो जाता है। अब हो जाएगा अवृत्तामुखी स्वर। अब इसकी पहचान कैसे करें कि जिन स्वरों को उच्चारण करने पर ओठों का आकार गोल नहीं होकर ऊपर नीचे फैल जाता है, कि वृत्तामुखी की बात की थी उसमें तो गोल हो जाते हैं होठ। अब अवृत्तामुखी में गोल तो नहीं होते लेकिन ऊपर नीचे फैल जाते हैं। ये अवृत्ताकार या अवृत्तामुखी स्वर होते हैं। इनकी संख्या 6 मानी गई है, जैसे ए, आ, ई, ए, आई। इस प्रकार जो 6 अवृत्तामुखी है और 4 हैं जो वृत्तामुखी है। यानी कितने हैं? मुख में जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। एक तो अग्र, एक मध्य है, एक पश्च है। अग्र स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर अग्र स्वर की पहचान है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जीभ है उसका जो आगे वाला भाग है वो अधिक सक्रिय होता है, तो वे अग्र स्वर होते हैं। तो इसके अंतर्गत 4 हैं, ई, ए, आई। तो ये 4 अग्र स्वर हो जाते हैं। मध्य स्वर की बात करें तो ये जिन स्वरों में यानी उच्चारण करने पर जीभ का जो मध्य वाला भाग है वो अधिक सक्रिय होता है। किसमें? इस मध्य स्वर में बीच वाला भाग अधिक सक्रिय होता है तो वो मध्य स्वर कहलाता है। इसमें एक है ए क्या है? मध्य स्वर। अब बात करते हैं जो पश्च स्वर है आ, ऊ, ओ, औ। तो साथियों ये कितने हैं? 5 हैं। अब यानी जो जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जीभ का जो पीछे वाला भाग अधिक सक्रिय होता है वो पश्च स्वर हो जाएगा। तो ये जीभ के आधार पर हैं, तो जो अग्र स्वर है उसमें आगे का भाग सक्रिय होता है, मध्य में जीभ का बीच वाला भाग अधिक सक्रिय होता है और जो पश्च स्वर होता है उसमें जीभ का पीछे वाला भाग अधिक सक्रिय होता है। अब मुखाकृति के आधार पर स्वर यानी मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद स्वीकार किए गए हैं। एक तो समृद्ध स्वर, एक हो जाएगा अर्ध समृद्ध स्वर, एक विवृत स्वर और एक अर्ध विवृत स्वर। अब समृद्ध स्वर की बात करें, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जो मुख का भाग है जो सबसे कम खुलता है तो वे समृद्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ऊ। ये क्या हो जाएंगे? 4 क्या है? समृद्ध स्वर। ई, ऊ। इसमें जो मुँह का भाग है वो कम खुलता है। अब बात करते हैं अर्ध समृद्ध स्वर की। ये 2 होते हैं, ए, ओ। इसमें क्या होता है कि जो भी स्वर है उसका उच्चारण करने पर मुख है जो हमारा मुँह है वो समृद्ध की तुलना में थोड़ा ज़्यादा खुलता है, वो क्या हो जाएंगे? अर्ध समृद्ध स्वर। अब बात करते हैं विवृत स्वर की। इसकी विवृत स्वर की, तो इसमें एक है आ क्या है? हमारा विवृत स्वर हो जाएगा आ। यानी इसकी पहचान है जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुख सबसे ज़्यादा खुलता है वो विवृत स्वर। अब आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुँह है जो सभी स्वरों से अधिक खुलता है, यानी सभी स्वरों के उच्चारण से अधिक हमारा मुँह खुलता है तो आ है वो, तो विवृत स्वर हो जाएगा। अब आ जाएगा अर्ध विवृत स्वर। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जो मुँह है जो विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है वे अर्ध विवृत स्वर कहलाएंगे। जैसे ए, आई, ओ। ये 3 क्या है? ये विवृत स्वर हो जाएंगे। स्वरों का जो टॉपिक है वो तो क्लियर है। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। अब व्यंजन वर्ण की पहचान कैसे करेंगे? इसमें जो स्पर्शी व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो आगे इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इस क्लास में आप अंत तक बने रहिए। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। जो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन ध्वनियाँ शामिल है और जिसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब व्यंजन की पहचान कैसे करेंगे? किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय फेफड़ों से जो उठी हुई श्वास वायु है मुख में आकर संघर्ष के बाद मुख से बाहर निकलती है वो व्यंजन है, और जो स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर निकलता है वो स्वर है। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। अब स्पर्श व्यंजन में हो जाएगा जो क, च, ट, त, प। ये जो 5 वर्ग हैं इन सभी के जो जिस 5 वर्गों में जो भी वर्ण आएगा वो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन वैसे 25 है हमारे, ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन जो हमारे यानी जिन वर्णों को उच्चारण करने पर मुख के अंदर स्वर तंत्रियों का कंपन होता है तो वे व्यंजन इस श्रेणी में आते हैं। जो य, र, ल, व, इसमें थोड़ा बहुत कंपन उत्पन्न होता है।
अब बात करते हैं उसमें व्यंजन की, तो ये जो व्यंजन है ना, इसको उच्चारण करते हैं तो हमारी जो श्वास वायु है वो घर्षण से गर्म हो जाती है, यानी स है, तो घर्षण से क्या हो जाता है, यानी गर्म हो जाती है। तो 4 वर्ण इसमें शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं साथियों अन्य हमारे कौन कौन से व्यंजन हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, आगत व्यंजन है। अन्य व्यंजनों की बात करते हैं कि संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला के व्यंजन जो दो दो व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन शामिल है। कितने हैं? 4। अब बात करते हैं जो 6 है वो आधा क धन, आधा श धन है। इन 3 वर्णों से मिलकर ये क्या होता है, इस 6 का निर्माण होता है। अब जो त्रय है साथियों, इसमें त्रय त्रय की बात करें तो तय धन रै धन ए, ये इन 3 वर्णों से मिलकर त्रय का निर्माण होता है। अब ज्ञ की बात करें तो जय ज्ञ धन है, इन तीनों वर्णों से मिलकर इस ज्ञ का निर्माण होता है। अब स्र की बात करें स रै ए, इन तीनों से मिलकर इस स्र का निर्माण होता है। ये अन्य व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ये चारों हमारे, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में शामिल है। अब बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की। अब उत्क्षिप्त व्यंजन है साथियों, इसमें जो ये ड और ड, इसके नीचे जो बिंदु है, ये नुक्ता लगा हुआ है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, ड और ड, ड और ड। अब आगत व्यंजनों की बात करें तो इसमें जो आगत व्यंजन है ये अरबी फारसी भाषा से इसका निर्माण हुआ है। तो ऐसे व्यंजनों के उच्चारण कोमल बनाने के लिए इस बिंदु यानी जो नुक्ता, इसको बिंदु या नुक्ता अधो बिंदु कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। इस श्रेणी में ये जो भी लिखे हुए हैं क ख ग फ ज फ, ये सभी क्या है, ये आगत वर्ण है और उत्क्षिप्त व्यंजन 2 है, आगत है। इसका कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। देखिए, अब व्यंजनों का वर्गीकरण की बात हो रही है तो जो व्यंजनों का ये वर्ण है, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो प्रयत्न के आधार पर और एक हो जाएगा उच्चारण के आधार पर। अब बात करते हैं कि प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण है वो 3 उपभागों में बांटा गया है। ये तो श्वास वायु के आधार पर, कंपन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। अब श्वास वायु के आधार पर बात करें तो इसमें श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 भेद स्वीकार किए गए हैं। एक तो अल्प प्राण, एक महाप्राण। अब अल्प प्राण की पहचान कैसे करेंगे? इसमें प्रत्येक वर्ग का जो विषम वर्ण है, एक तो 1, 3, 5 वर्ण, पहला, तीसरा और जो 5वां वर्ण है, यानी जो कै वर्ग है उसमें पहला, तीसरा, 5वां, हर वर्ग का जो पहला, तीसरा, 5वां जो वर्ण है वो अल्प प्राण है। और जो अंतस्थ व्यंजन है तो य र ल व, ये भी क्या है, अल्प प्राण में ही शामिल है। अब महाप्राण की बात करें तो सम वर्ण की बात हो रही है। दूसरा जो चौथा वर्ण है ये महाप्राण कहलाएंगे, अर्थात जो दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और जो उसमें व्यंजन है ये क्या है, ये महाप्राण में ही शामिल है। स है। इस प्रकार ये अल्प प्राण होगा और ये महाप्राण। अब बात करते हैं आगे कंपन के आधार पर। अब कंपन के आधार पर भी 2 भेद स्वीकार किए गए हैं। एक हो जाएगा घोष और एक अघोष। घोष को सघोष भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब घोष की पहचान करें तो तीसरा, चौथा, 5वां जो 3 वर्ण होते हैं अंतिम, तीसरा, चौथा, 5वां, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग हो तो समझ जाना घोष या सघोष है। और इसमें जो अंतस्थ व्यंजन है सभी शामिल है, और जो है इसमें उसमें व्यंजन का जो है वो भी इस सघोष में ही शामिल है। सभी अनुस्वार भी सघोष ही कहलाते हैं और जो सभी स्वर वर्ण भी सघोष माने जाते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि तीसरा, चौथा, 5वां य र ल व और है और सभी अनुस्वार, और बात करें तो सभी स्वर भी इसमें घोष में शामिल हैं। अब अघोष की पहचान करें तो इसमें अघोष की बात करें तो पहला, दूसरा वर्ण इसमें जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है, और इसमें उसमें व्यंजन में जो है को हटाकर बाकी के 3 हैं स, ये भी अघोष कहलाएंगे, और विसर्ग जो भी है वो अघोष में ही शामिल है। उच्चारण के आधार पर बात करें अब, यानी तो हमारा जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया, अब प्रयत्न के आधार पर तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। अब उच्चारण के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है, 8 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी व्यंजन प्रत्येक जो इसमें जो 6 वर्ग है ना, इसको हटा दो आप। जो 5 वर्ग है हमारे कै, च, ट, त, प वाली,
तो इसमें जो च है दूसरा नंबर वाला, आप इसको हटा दो, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। देखो जो ये है ना दूसरा नंबर वाला च वाला जो वर्ग है वो यहाँ स्पर्शी व्यंजन यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। तो स्पर्शी व्यंजन ये कै ख ग घ, फिर च को हटा दो, इसमें च वाले को ट वाली और त वर्ग और प वर्ग इसमें शामिल हैं। और संघर्ष में आ जाएगा इसमें आपके जो उसमें व्यंजन है, संघर्ष में कौन सा आ जाएगा, उसमें वाले आ जाएंगे, स है। और इस पर संघर्ष में जो च वाले आ गए हैं। बात करते हैं नासिकी व्यंजन, जो अंग य ण न म प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, जो प्रत्येक वर्ग का कौन सा पांचवा वर्ण है। अब पांचवा वर्ण हो जाएगा नासिक के व्यंजन, पांचवा वर्ग नासिक या अनुनासिक कहलाता है। अब बात करें प्रकंपित जो व्यंजन है, अब इसमें उच्चारण करने पर जीभ कंपन के साथ लुढ़कती है, तो ये र है जो प्रकंपित व्यंजन है। अब पार्श्व व्यंजन की बात करें तो इसमें जो श्वास वायु जीभ के दोनों बगलों से बाहर निकलती है, यानी जो पार्श्विक में जो श्वास है जीभ के दोनों बगलों से बाहर निकलती है, तो पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा हमारा ल। बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन की, अब इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन में ये नीचे बिंदु लगा हुआ है ड और ड, तो इस उच्चारण करने पर जीभ की नोक झटके के साथ नीचे गिरती है। उत्क्षिप्त व्यंजन की पहचान कैसे करें, किसमें इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ की जो नोक है वो झटके के साथ नीचे गिरती है, इसको उत्क्षिप्त भी कहते हैं और ताड़न जात या द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं। अब संघर्षहीन व्यंजन है, इसके उच्चारण करने पर जो श्वास वायु है वो बिना संघर्ष के बाहर निकलती है, इस संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर भी कहते हैं, यह और वह को अर्धस्वर भी कहते हैं और इनको संघर्षहीन वर्ण भी कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आने वाला है, बस आप वीडियो पर इस क्लास पर अंत तक बने रहे और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूले। देखिए अब आएगी बात उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब पूरा जो ये पढ़ा है जो इसी बिंदु पर आधारित है। देखिए साथियों अब ध्यान से देखना, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण ये वर्ण है। अब बात करते हैं कि महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी रचना में उल्लेखित सूत्रों की सहायता से उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। अब इसमें यह पता चलेगा कि जो कै वर्ग है वो कैसा वर्ग है, यानी कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इस प्रकार से हम पहचान करेंगे। तो ये सूत्र है, कंठ का सूत्र है कि कंठ है एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अब ए की बात करें तो ए आ जाएगा और कै की बात करें तो ये कै वर्ग की बात हो रही है और है हो जाएगा है और विसर्जीय नाम का मतलब हो जाएगा विसर्ग। तो आदि वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। अब बात करें, अब आ जाए प्रश्न में ये पूछ ले कि कै वर्ग कैसा वर्ण है, तो ये कंठ वाला, यानी इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है, कंठ है। अब तालु, जो तालु की पहचान करें कि उच्चारण के स्थान पर तालु, अब इसमें इचु ऐसा नाम, ई का मतलब हो जाएगा ई, च का मतलब च वर्ग हो जाएगा और य का मतलब य और तथा श का मतलब श, आदि वर्णों का उच्चारण तालु माना जाता है। आपको ये सूत्र याद करने हैं साथियों, कंठ का एक्व विसर्जनीय नाम और इचु या सना नाम तालु। अब बात करते हैं कि कौन कौन से वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा माना जाता है। अब इसका सूत्र है ऋतु रसनाम मूर्धा, री का मतलब री, ट का मतलब ट वर्ग, र का मतलब र और श का मतलब श वर्ण, आदि वर्णों का उच्चारण मूर्धा माना जाता है। अब दंत है लृतु लसनाम दंता है, तो त वर्ग हो जाएगा, इसमें ल हो जाएगा और श हो जाएगा, आदि वर्णों का उच्चारण स्थान दंत माना जाता है। अब ओष्ठ है उपपदमानिया नाम ओष्ठी, अब इसकी बात करें तो ऊ का मतलब ऊ और ऊह और पै वर्ग और आदि का उच्चारण है वो ओष्ठ माना जाता है। अब नासिका है तो यम गणना नाम नासिका और नासिका अनुस्वारस्य, इसमें जो प्रत्येक वर्ग के जो पंचम वर्ण है यम गणनम और अनुस्वार उच्चारण स्थान नासिका माना जाता है। तो नासिका से उच्चारित होने के कारण इन वर्णों को नासिक वर्ण कहते हैं। तो अंग य न में प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है कंठ तालु एदतो कंठ तालु। अब जो कंठ और तालु, अब दोनों यानी जिसका उच्चारण स्थान कंठ भी हो और तालु हो, ऐसे दो वर्ण है। आई दे तो कंठ तालु, तो ए आई है जिसका उच्चारण स्थान कंठ भी और तालु दोनों से होता है। अब बात करें कंठोष्ठ, ओदो तो कंठोष्ठ है, तो औ और औ वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। अब दंतोष्ठ वकारस्य, अब दंत और ओष्ठ उच्चारण होने वाला वर्ण है वह।
यानी दांतों से, और ओष्ठ से जो उच्चारण होता है कौन सा वर्ण का होता है, व का। अब जिह्वा मूल्य, जो जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, अब जो जिह्वा मूल्य वर्ण कौन कौन से होते हैं साथियों, एक क ख का उच्चारण स्थान क्या है, जिह्वा मूल्य है। अब साथियों आप में इसमें से इसका उत्तर देना है कि इनमें से दीर्घ स्वर नहीं है, आपको पहचानना है और इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। एक प्रश्न और है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी जो भी प्रश्न है कि चाहे इस टॉपिक से कितने भी प्रश्न आ जाए, आप अगर इसको ध्यान से देखे हो तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर आराम से दे दो। अब वह का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन है कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका। तो इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और साथियों मिलते हैं नई क्लास में, और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।